नमस्कार दोस्तों। इंटीग्रेट अभ्यास पुस्तिका 2023-24 के अंतर्गत कक्षा 8 से गणित का अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन से संबंधित प्रश्नों को आज हम हल करना सीखेंगे। आंकड़े क्या होते हैं ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमें हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की घटनाएं मिलती हैं। जैसे समाचार सुनते हैं कि शहरों का तापमान, चुनाव में डलने वाले वोटों की संख्या, किसी कक्षा के बच्चों की ऊंचाई, परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त किए अंक आदि, ये जो सूचनाएं होती हैं ये आंकड़े कहलाती हैं। यानी संख्याओं के रूप में एकत्रित सूचनाएं आंकड़े कहलाती हैं। और इन आंकड़ों में क्या होता है कि जो प्रेक्षण होते हैं उसमें किसी प्रेक्षण का मान होता है उच्चतम और किसी का होता है न्यूनतम। तो उच्चतम और न्यूनतम जो प्रेक्षण होते हैं उसके बीच के अंतर को हम कहते हैं परिसर। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रेंज। उदाहरण के लिए यहाँ पर परीक्षा में एक कक्षा के 10 छात्रों द्वारा प्राप्तांक दिए गए हैं 6, 9, 10, 8, 7, 7, 7, 8, 5, 9, है ना। हमने क्या किया, इन आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिख दिया। अब देखा इसमें जो उच्चतम प्रेक्षण है यानी सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है, 10 है। और सबसे छोटा न्यूनतम प्रेक्षण क्या है, 5 है। ठीक है ना। तो परिसर कैसे याद करेंगे, यानी उच्चतम प्रेक्षण में से न्यूनतम प्रेक्षण को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे उच्चतम प्रेक्षण 10 है, 10 में से हमने 5 को घटा दिया, आ गया 5। ये 5 क्या कहलाएगा, इन आंकड़ों का परिसर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं औसत की, है ना। औसत को हम माध्य या समांतर माध्य भी कहते हैं। कैसे निकालते हैं, देखिए जितने भी प्रेक्षण हैं सारे प्रेक्षण का हम क्या करते हैं, यहाँ पर योग कर लेते हैं, तो जोड़ लेते हैं और उनके बटे में क्या करेंगे, उनकी संख्या का भाग लगाते हैं, है ना। प्रेक्षणों की संख्या कितनी है वो ले देंगे बटे में और इनको जोड़ करके जो बटे वाली संख्या है इसका भाग लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर जो प्रेक्षण दिए गए हैं ऊपर उनको हमने यहाँ जोड़ दिया है, कितना आया 76। अब इनकी संख्या गिन ली कितनी है, 10 है, 10 लिख दिया और 76 में 10 का भाग लगाया, 7.6। ये कहलाता है माध्य, है ना। इसी को हम कहते हैं समांतर माध्य और इसी को औसत भी कहा जाता है। एक और चीज आती है बहुलक, परीक्षाओं पूछा जाता है। अब बहुलक क्या होता है कि जो आपको आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों में, है ना, जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आता है उसे हम बहुलक कहते हैं। जैसे हम इसी उदाहरण की बात करें, इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 जो है 3 बार आया है, कितनी बार आया है, 3 बार आया है, जो कि सबसे अधिक बार आया है। इसलिए इन आंकड़ों का बहुलक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। अब देख रहे हैं इसमें 8 2 बार आया है ना? ये 9 भी 2 बार आया है, लेकिन 7 3 बार आया है, ये सबसे अधिक बार आया है, ये बहुलक कहलाएगा। क्यों, है ना, कि जो आंकड़ा, है ना, या प्रेक्षण सबसे अधिक बार आता है वही उन आंकड़ों का बहुलक कहलाता है। इसके बाद में करते हैं बारंबारता की। बारंबारता किसे कहते हैं, बारंबारता ने जो हमको आंकड़े दिए गए हैं उसमें एक विशेष जो प्रेक्षण होता है वह जितनी बार आता है उसे हम कहते हैं बारंबारता, जिसे आवृत्ति भी कहा जाता है। कहा जाता है आवृत्ति, और इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम जान लेते हैं वर्ग अंतराल के बारे में कि वर्ग क्या कहलाता है ना। जब बहुत ज्यादा आंकड़े होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं कि समूह में व्यवस्थित किया जाता है, समूह बनाए जाते हैं और कोई समूह होता है ना, वह कहलाता है वर्ग या वर्ग अंतराल। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये वर्ग कहलाते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे 10 से 20 ये जो आपका वर्ग अंतराल है या वर्ग है, इसमें 10 है निम्न सीमा,
10 क्या हो गई है, निम्न सीमा हो गई, और 20 हो गई उच्च सीमा। ठीक है, क्या हो गई, उच्च सीमा। अब जब उच्च सीमा में से निम्न सीमा हम घटा देते हैं, है ना, तो जो उत्तर आता है उसे हम कहते हैं वर्ग अंतराल की चौड़ाई या वर्ग माप। कहलाएगा, वर्ग अंतराल की चौड़ाई कहलाती है या का माप कहलाता है। ठीक है, अब जो आंकड़ों को हम एक सारणी के रूप में दर्शाते हैं, इसमें उसकी बारंबारता दर्शाई जाती है कि वो आंकड़ा कितनी बार आया है। इस प्रकार की जो सारणी बनाते हैं उसे कहते हैं बारंबारता बंटन सारणी। इन आंकड़ों को आयत चित्र के रूप में, है ना, डंडे के रूप में, ठीक है, डंडा लेख और पाई चार्ट के रूप में भी दर्शाते हैं, जिसका अध्ययन हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। इसके अंदर देखिए, अब बहुविकल्पी जो प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न है कि जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन देंगे। ठीक है, सिक्कों को उछालते हैं तो उसमें टेल और हेड, है ना, आते हैं। एक तरफ टेल होता है, एक तरफ हेड होता है ना, मतलब चित्त और पट। तो संभावना कितनी है भैया, टेल आया और हेड आया। अब दो में से एक, यानी कुल जो घटनाएं हैं कितनी हो रही है ना, कुल घटना 2 हो रही है। अब 2 में से एक ही आएगा, जब सिक्के उछालेंगे बस तो चित आने की संभावना कितनी होगी, एक ही होगी, है ना। तो 1/2 ये उसकी हो जाएगी प्रायिकता, जो कि विकल्प बी में है। तो विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 1/2, और यहाँ बी के सामने सर्कल है, इस सर्कल को आप इसको फिलअप कर देंगे। प्रश्न 2, जब एक पासे को फेंका जाता है तो आने की प्रायिकता है। पासा आप समझते हैं, जो लूडो खेल हम खेलते हैं, है ना, इसे डाइस भी कहा जाता है। उस पासे में 1 से लगा करके 6 तक के अंक होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 1 से 6 तक के अंक इसमें होते हैं। पासे में 6 फलक होते हैं। आप देखिए, इसमें 2 आने की प्रायिकता है। 2 कितनी बार है इसमें लिखा हुआ है, एक ही बार लिखा हुआ है ना। तो एक, और कुल घटना कितनी है, कुल घटनाएं है 6, है ना। कुल जो घटनाएं कितनी हो सकती है, 6 हो सकती है। तो यहाँ पर 2 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/6 जगह 1/6। तो यहाँ पर हम दे देंगे विकल्प ए, 1/6। प्रश्न 3, संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेखीय निरूपण है। संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला जो आलेखीय होता है उसे हम कहते हैं पाई चार्ट, है ना। विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर होगा, डी पाई चार्ट। अगला प्रश्न है, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण क्या है। ठीक है, जब हम संकेत का प्रयोग करते हैं और उसके द्वारा आंकड़ों का चित्रीय निरूपण किया जाता है तो उसे हम कहते हैं चित्रालेख। इसमें क्या है, चित्र बनाया जाता है संकेत के रूप में, है ना। इसे कहते हैं पिक्टोग्राफ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको पिक्टोग्राफ कहा जाता है, और हिंदी में हम बोलते हैं चित्रालेख। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब ये सी के सामने जो बोला है इसको आप फिलअप कर दीजिएगा। प्रश्न 5, दिए गए आंकड़ों का बहुलक है ना। अभी हमने पढ़ा था कि बहुलक क्या होता है। उन आंकड़ों में देखते हैं कि कौन सा आंकड़ा यानी डेटा सबसे अधिक बार आता है। देखिए, हम देख रहे हैं यहाँ पर 9, 1, 2, 3 और 4 बार आया है ना। और 13, 1, 2 और 3 बार आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 9 4 बार आ रहा है, जो कि सबसे अधिक बार आ गया, है ना। 9 सबसे अधिक बार आ रहा है, इसलिए इन आंकड़ों का बहुलक क्या हो जाएगा, 9। यानी विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और हम यहाँ लिख देंगे 1, 9, और एक के सामने जो बोला है इसको आप फिलअप कर दें। ठीक है।
प्रश्न 6, एक थैले में 5 लाल गेंदे और 3 पीली गेंदे हैं। थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, हमारा सूत्र क्या है प्रायिकता का, पहले इसको लिख लेते हैं। प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना की संख्या बटे कुल घटना की संख्या। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर अनुकूल घटना की संख्या क्या है, जो हम चाहते हैं। क्या चाहते हैं कि बिना देखे लाल गेंद हम प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो लाल गेंदों की संख्या कितनी है, लाल गेंदों की संख्या है 5। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया 5। ठीक है, बटे कुल घटना कितनी है, कुल घटना मतलब कुल गेंदे कितनी भी है। देखिए यहाँ 5 तो क्या है, लाल गेंदे हैं, और 3 हो गई पीली गेंदे, तो 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है ना। 5 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। 8 को यहाँ रख देंगे, ये होगी कुल घटना। 5/8 ये कहलाएगी प्रायिकता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 7, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। पासा यानी डाइस, हम जानते हैं कि पासे में 1 से लगाकर 6 तक के अंक होते हैं। क्या होते हैं, 6 तक के अंक होते हैं, क्योंकि पासे में 6 फलक होते हैं। पासा एक घन के आकार का होता है, जो कि आपने सांप सीढ़ी के खेल में या लूडो खेल में उपयोग किया होगा। देखिए, अब यहाँ पहला प्रश्न है 5 से बड़ी एक संख्या। अब देखिए कि यहाँ पर 5 से बड़ी संख्या क्या है, 6 आ रही है। ठीक है ना, 5 से बड़ी संख्या 6 आ रही है। कितनी बार आ रही है, एक बार आ रही है। ठीक है, तो अनुकूल घटना कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है ना, बटे कुल घटनाओं की संख्या, है ना, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, प्रायिकता ज्ञात करना है। तो कुल घटना कितनी हो गई, यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, 6 अंक हैं। 6 में से, है ना, 6 अंक में से ये 6 एक ही बार आ सकता है। तो यहाँ कुल घटना संख्या हो गई 6, ये कहलाई आपकी प्रायिकता 1/6। ठीक है ना। अब दूसरा, 5 से बड़ी संख्या नहीं। अब देखिए 5 से बड़ी नहीं, यानी 6 को हमको नहीं लेना है, तो 5 से बड़ी नहीं है, तो बाकी जो बची हुई संख्या है वो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 और 5, कितनी हो गई, 5 हो गई। ये 5 हो गई हमारी अनुकूल घटना कहलाती है। लिखा हमने 5 बटे कुल घटना कितनी है, कुल घटना है 6, तो यहाँ आ जाएगा प्रायिकता 5/6। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, है ना। देखिए, अब इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 3 और 5, ये 3 अभाज्य संख्या है। अब पूछा क्या गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो इनमें से सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। ठीक है ना, और 2 कितनी बार आई है, एक बार आ रही है ना। तो कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो अनुकूल घटना हो गई 1, और कुल घटना कितनी है, कुल घटना कितनी हो गई, कुल घटना हो गई 6, है ना। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1/6 आपकी हो गई प्रायिकता। ठीक है, आगे चलते हैं। सम संख्या, अब देखिए सम संख्या किसे कहते हैं, है ना, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी इस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, उसे हम कहते हैं सम संख्या। और साधारण भाषा में समझने के लिए जो 2 के भाड़े में आती है ना, छोटी छोटी संख्याएं, वे सभी सम संख्या। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 4 और 6, ये 3 सम संख्या है। कितनी है, 3 है। तो अनुकूल घटना कितनी हो गई, अनुकूल घटना हो जाएगी 3। ठीक है ना, ठीक। और बटे क्या हो जाएगा, कुल घटना की संख्या, तो कुल संख्या कितनी हो रही है, 6 हो रही है। ये प्रायिकता आएगी 3/6। अब इसको चाहें तो सरल भी कर सकते हैं, है ना, काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/, है ना। तो 3/6 लिखें तब भी सही है, काट के 1/2 लिखें तब भी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। दिए गए आंकड़े किसी राज्य के वार्षिक उत्पादन को बताते हैं। इन आंकड़ों को
पाई चार्ट पर प्रदर्शित कीजिए। यह उत्पाद क्या है जिनके नाम है गेहूं, शक्कर, चावल और इनका वार्षिक उत्पादन टन में दिया गया है। जिसे गेहूं का उत्पादन है 2750 टन, शक्कर का वार्षिक उत्पादन है 2500 टन और चावल का वार्षिक उत्पादन है 1500 टन। अब इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर कैसे दर्शाएं, इसकी हम जो प्रोसेस है वो हमें सीख लेनी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये परीक्षाओं में आता है। ठीक है, देखिए जो आंकड़े दिए गए हैं इनमें से दो कॉलम दिए आपको, उत्पाद और उत्पादन। ठीक है, ये हमने दो कॉलम बना दिए। दो कॉलम इसी से बनाना है, उत्पाद लिखा और क्या अगर हमने उत्पादन लिख दिया, वार्षिक उत्पादन। ठीक है, अब उत्पाद के अंतर्गत ये जो नाम दिया है गेहूं, शक्कर, चावल, हमने लिख दिया गेहूं, शक्कर, चावल। ठीक है, इनका उत्पादन है 2750 लिखा, 2750। शक्कर का 2500 लिखा, 2500 और चावल का 1500 लिख दिया। अब इनका हमने लगा दिया टोटल, जो कि 6700 हो जाता है। ठीक है, ये दो कॉलम तो हमें प्रश्न में दिए रहते हैं। अब दो कॉलम हमें बनाना है। ठीक है, कौन सा? संपूर्ण का भाग और केंद्रीय को। क्योंकि पाई चार्ट मतलब ये होता है कि हमें जो वृत्त है इसके ऊपर इनको दर्शाना होता है। ठीक है ना, तो कैसे दर्शाना होता है? देखिए बहुत सिंपल है। अब गेहूं का उत्पादन कितना है? 2750। ठीक है, हमने कुल कितना है? 6750 लिख दिया। ठीक है ना, तो हम काट देते हैं। इसे क्या काटेंगे ना, इसको काटेंगे 25 से, है ना, तो 11 आता है और इसको 25 से काटेंगे तो 27 आता है। ये आ गया 11/27। ठीक है, इतना कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, इस 11/27 को यहाँ पर लिख दिया हमने केंद्रीय कोण, लिख दिया। और हम बात करें जिसकी वृत्त की कर रहे हैं, वृत्त का संपूर्ण अंश माप कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इसलिए हमने क्या किया, इसमें 360 का गुणा किया है ना। आप बोलेंगे सर 360 गुणा क्यों किया है? इसलिए किया है क्योंकि ये हमें कहाँ दिखाना है? पाई चार्ट में, यानी वृत्त में दिखाना है। और वृत्त का संपूर्ण माप होता है 300। ठीक है, इसको हमने लिख दिया। अब गुणा करके भाग लगाते हैं, क्या आता है? 146.6, है ना। जिसे हम क्या करते हैं, सन्निकटन करके इसको 147 डिग्री लिख सकते हैं। है ना, इन्हें दशमलव से लिखा हुआ है क्योंकि आप जब भाग लगाएंगे का उत्तर दशमलव आएगा। आप कहेंगे सर इसमें तो इतना आ रहा है और आपने इतना लिखा है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी यहाँ 5 या 5 से अधिक आता है तो हम इसको सन्निकटन करने के लिए 1 बढ़ा देते हैं। इसको कर लिया हमने 147 और 5 से कम आता है जिसको छोड़ देते हैं। इसे यहाँ पर देखिए, हो गया ना। अब आगे देखते हैं शक्कर। कितना उत्पादन हुआ है उसको हमने ऊपर लिखा बटे कुल उत्पादन। अब इसको हम काट देते हैं, ये शून्य से ये शून्य काट दी, 25 से कटेगा तो 25 से जब हम काटते हैं करता कितनी बार? 10 बार करता है और ये कटेगा 70। ठीक है, 10/70। ठीक है, अब इसे हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और 360 गुणा कर दिए। अब गुणा करके भाग लगाते हैं तो कितना आता है? 133.3, जिसे हम क्या करते हैं? सन्निकटन कर लिख देते हैं 100। क्लियर। अगला आता है चावल। चावल का उत्पादन 1500 टन है, लिखा 1500 बटे कुल उत्पादन कितना है वो ले लेते हैं। इसमें भी शून्य से शून्य काटते हैं, कट गया। अब 25 से काटेंगे तो ये कटेगा 6 बार, 6/27 आ जाएगा। अब 6/27 को हमने यहाँ लिखा और 360 का गुणा कर दिया, है ना। तो कितना आता है? 80 आता है। इसको जब काट देंगे बस कितना आएगा? 80 यहाँ पर आता है। ठीक है, अब क्या करना है? एक वृत्त खींचना है ना। अब वृत्त की त्रिज्या कितनी है ये निर्भर करता है आपके पास जगह कितनी उपलब्ध। ठीक है, उसके हिसाब से आप ये वृत्त बना सकते हैं। आपको वृत्त बनाना आता है। ये वृत्त होता है, वृत्त का केंद्र होता है। ठीक है, अब यहाँ से या तो इधर लाइन खींच दी पहली, या यहाँ से इधर खींच सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से इधर खींची है, ये लाइन खींच दी, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर रखते हैं चांदा और चांदे का जो मध्य बिंदु होता है उसको रखेंगे यहाँ, और नीचे वाली जो बेस लाइन है काले रंग की, उस काले रंग की बेस लाइन को हम इसके ऊपर देते हैं। और चूंकि लाइन इधर खींची है तो यहाँ से गिनेंगे हम
147 डिग्री क्योंकि आता है, हमने बिंदु लगाया है और इस बिंदु से इसकी सहायता से इस बिंदु को मिला देते हैं, जिसे मैंने मिलाया है। ठीक है, ये कोण बन गया 147 डिग्री का। ठीक है, अब ये किसके लिए बना हुआ है? गेहूं के लिए बना हुआ है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं गेहूं, है ना, गेहूं, और यहाँ पर 147 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए अब अगला 133 डिग्री का। अब इसी प्रकार से चांदा यहाँ रखेंगे और इधर से गिनेंगे, ये कोण बन जाता है 133 डिग्री, है ना। किसके लिए बना है? शक्कर के लिए बना है। तो अब यहाँ पर हम ले दें, जब दो कोण बना दिए हैं, तीसरा जो केंद्रीय कोण है ये ऑटोमेटिक बन जाता है कितने का? 80 का, तो हमको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, और इसको भी हम इस प्रकार से ये कहते हैं। ये किसके लिए आया है? यह है चावल के लिए आया है। तो इस प्रकार से हम जो है पाई चार्ट बना सकते हैं, है ना। आप चाहें इसमें तीनों में जो है आपका जो भी मोम कलर है उसके द्वारा 3 विभिन्न कलर भर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये पाई चार्ट और अधिक आकर्षक व सुंदर, ठीक है ना, बहुत बढ़िया से आपको अच्छा लगेगा, है ना, आकर्षक होगा। और विभिन्न प्रकार के 3 यहाँ पर जैसे उत्पाद दिए गए हैं, तो तीनों के अलग अलग कलर दिखेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं पाई चार्ट। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। प्रश्न 9, 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दिखाया गया है। देखिए ये पाई चार्ट है, इसमें दर्शाया गया है कि 672 विद्यार्थी हैं, ये स्कूल आने जाने में विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं। अब करना क्या है कि चार्ट देखें, देखिए चार्ट देखना है और ये जो प्रश्न है इनके हमें उत्तर देना है। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आसानी से हम इसको हल करना सीखेंगे। देखिए पहला क्या है, कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो साइकिल से स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए साइकिल से जाने वाले विद्यार्थियों की, अब देखिए कि पाई चार्ट हम देखेंगे तो साइकिल से जाने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 90 अंश, यानी 90 डिग्री है ना, कितने हैं? 90 डिग्री है। तो हम यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री, 90 अंश लिख दिया, बटे कुल अंश। देखिए ये पाई चार्ट है ना, और ये कैसा है? वृत्ताकार है। हम जानते हैं कि वृत्त का संपूर्ण अंश माप होता है 360 डिग्री, तो 360 में से 90 डिग्री यहाँ पर है, 360 में से 90 डिग्री है, इसलिए इसके बटे हम लिखेंगे 360 डिग्री। ठीक है, अब इसमें गुणा किससे करना है? जो हमें दिया है विद्यार्थियों की, है ना, कितना है? 672, यानी इसमें हम क्या करेंगे? अब 672 का गुणा करते हैं। ठीक है, अब इसे हमने काट दिया, इसे शून्य कटा, 2 एकम 9 और 9 2 के 36, 4 से काटते हैं तो 4 एकम 4 बचे 2, 27 हो गए, है ना। 4 से कटेगा ये 6 बार 24 हो जाता है, 3 बचेगा 32, 4 8 है, यानी कितना हो गया कुल? 168। मतलब क्या हुआ कि साइकिल से जाने वाले विद्यार्थी संख्या 168। ठीक है, ये आपका हो गया पहला। अब दूसरा क्या पूछा है? कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं? तो यहां पर हम लिख देंगे, है ना, बस से जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या। अब बस से जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी? तो क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पर लिखा है बस, और बस के लिए ये जो अंश माप दिया हुआ है कितना दिया है? 120 डिग्री, यानी 120। ठीक है, हमने यहाँ लिखा 120 डिग्री, कितने में से? 360 में से, तो लिखा 360 डिग्री, गुणा विद्यार्थी संख्या कितनी है कुल? 672, तो हमने यहाँ पर 672 लिखा और इसका गुणा कर देते हैं, यानी काट देते हैं, शून्य से शून्य कट गया, 12 कम 12 और 12 36, 3 से काटेंगे हम 672 को, है ना, क्या जाएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12,
तो यहाँ पर आ जाएगा इनकी संख्या 224, यानी 224 विद्यार्थी बस से जाते हैं। अब चूंकि प्रश्न में 2 ही प्रश्न पूछे गए यहाँ पर, अब इसके अलावा इसी प्रकार से अब अभ्यास के लिए कार से जाने वाले विद्यार्थी संख्या ज्ञात कर लीजिएगा और पैदल जाने वाले विद्यार्थी संख्या भी आप ज्ञात कर सकते हैं और इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब कर लेते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न 10, दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। ये आपके सामने पाई चार्ट है, इसके अंतर्गत सिंचाई के विभिन्न तरीके दर्शाए गए हैं और यहां पर दिया गया है उनका प्रतिशत। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, सिर्फ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सिंची जाती है। आप देखिए नहर कहाँ है, देखिए नहर है, कितना गया 46%। यहाँ पूछा हमसे कितने प्रतिशत, तो सिर्फ हमें क्या लिखना है, यहाँ पर लिख देना है ना। पहला उत्तर आपका आ जाएगा 46 हो गया। चलिए अब दूसरा प्रश्न क्या है, 17% भूमि किस माध्यम से सिंची जाती है। अब हम ये देखेंगे कि 17% कहाँ पर है। हम देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है 17% और नीचे जो है लिखा हुआ है सिंचाई का माध्यम क्या है, टैंक। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, टैंक। तो नीचे हम लिख देंगे यहाँ पर टैंक, बस यही करना होता है, बहुत आसान है। टैंक हो गया। अब तीसरा प्रश्न क्या है, ट्यूबवेल से सिंची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है। अब देखेंगे इसके अंदर ट्यूबवेल कहाँ है, ये देखा हमने ट्यूबवेल यहाँ लिखा हुआ है और ट्यूबवेल से सिंची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है, 25%। ये देख रहे हैं आप ना। अब यहाँ नीचे ले देंगे हम 25%, हो गया हमारा प्रश्न 25। अब इसी प्रकार से आप जो है अन्य जो बचे हुए हैं उनको भी दे सकते हैं, है ना, और प्रश्न को सीख सकते हैं। आइए अब कर लेते हैं हम प्रश्न 11। निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दंड आलेख को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर। आपके सामने दंड आलेख खींचा गया है, इसमें देख रहे हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टली जो हमारा एक्सिस है, अक्ष है, इसमें दिखाया गया है शैक्षिक वर्ष, है ना। ठीक है, ये एक्स अक्ष होता है क्षैतिज रूप से, और ये ऊर्ध्वाधर जो आपको दिखाया गया है यानी वर्टिकली, यहाँ पर कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई। इसे बनाने के लिए हमें पैमाना मानना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर पैमाना माना हुआ है कि एक खंड बराबर 50 विद्यार्थी। 50 जो हम पैमाना मानते हैं उसी पैमाने हिसाब से यहाँ पर हम लिखते हैं 50, 100, 150, 200, 250, 300 और 300। हो गया ना। अब नीचे होगा क्या है, शैक्षिक वर्ष 2003-4, 2004-5, 2005-6, 2006-7 और 2007-8। अब इस दंड आलेख के द्वारा हम देखेंगे कि सन 2003-4 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। देखिए ये सामने देख रहे हैं विद्यार्थी हैं, तो ये 100 विद्यार्थी हैं। 2004-5 में कितने हैं, देखिए ये जो दंड आलेख हमारा है 200 के सामने यहाँ पर है, यहाँ पर संख्या हो जाएगी 200। 2005 और 6, देखिए इसमें संख्या कितनी है, ये स्केल से मिलाएंगे ना, ये कितना आ जाएगा 250। और 2006-7 में विद्यार्थी संख्या हो रही है 300। की सहायता से मिला के देख सकते हैं यहाँ कितना आ रहा है। 2007-8 में विद्यार्थी संख्या है 300। ये हमने अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर लिख लिया है। चलिए अब नीचे देखते हैं प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है।
देखिए इसमें हम देखते हैं कि आपके सामने एक एक्स अक्ष है, यहाँ लिखा है शैक्षिक वर्ष विभिन्न प्रकार के, और इनमें ऊर्ध्वाधर देखेंगे तो लिखा हुआ है कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या। बस यही दंड आलेख द्वारा सूचना दी गई है। इसको हम क्या लिखेंगे कि विभिन्न शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्याओं की सूचना दी गई है। ठीक है ना, ये से निकलेगा उत्तर। नीचे देख लें और यहाँ पर ऊर्ध्वाधर देख लें, इससे हमारा उत्तर बन जाएगा। इसको हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे। हमारा उत्तर आ गया है। इस दंड आलेख में विभिन्न शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या के बारे में सूचना दी गई। ठीक है, अब ब वाला है ना, इसी प्रश्न का ब, इस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है। अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा, वृद्धि मतलब बढ़ोतरी हुई है ना। कितने बच्चे बढ़ गए हैं देखते हैं। इस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है। अब देखिए 2003-4 में कितने विद्यार्थी थे? 100। 2004-5 में कितने हो गए? 200। कितनी वृद्धि हुई? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, कितना आता है? 100। यानी इन दोनों वर्षों में 100 की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं 2004-5 और 2005-6 में, यहाँ 200 थे, यहाँ कितने हो गए? 250। कितनी वृद्धि हुई इनके बीच में? 50 की वृद्धि हुई। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं 2005-6 और 2006-7 में, देखिए यहाँ पर थे 250 और 2006-7 में हो गए हैं कितने? 300। कितनी वृद्धि हुई? 50 की हुई। तो 300 में से हम 250 घटा देंगे ना, तो कितना आ जाएगा? 50। इसी प्रकार से 2007-8 में विद्यार्थी थे 350 और 2006-7 में थे कितने? 300। यानी यहाँ पर वृद्धि कितनी हुई? 50 की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब प्रश्न क्या पूछा गया है? किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है? हम देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई? अधिकतम 100 हुई है। कब हुई है? 2004-5 में। कब हुई है? 2004-5 में। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 2004-5। देंगे 2004-5। ठीक है, अब तीसरा यानी इसी का स, क्या प्रश्न है? प्रश्न पढ़ लेते हैं। किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा। चलिए देख लेते हैं। सबसे ज्यादा विद्यार्थी संख्या किसमें है? 2007-8 में है। कितनी है? 350 है ना। यह क्या जाएगा? 2007-8। यहां पर हम लिख देंगे 2007-8। ठीक है, अब इसी प्रश्न का द, अब इसमें देखिए प्रश्न क्या है? बताइए कि यह सत्य है या असत्य कि 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-4 की संख्या की दुगनी है। देखिए 2005-6 है ना। अब देखिए यहाँ पर कि 2005-6 में विद्यार्थी कितने हमारे हैं? 250 है। 2003-4 में कितने हैं? 100 है। तो भैया अब 100 का दुगना कितना होता है? 200 होता है ना। 100 का दुगुना मतलब इसमें 2 को गुणा करते हैं, कितना होता है? 200 होता है। पूछा क्या है? क्या यह सत्य है या असत्य है कि 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-4 की संख्या दुगनी है? तो यह 100 की दुगनी होती कितनी? 200। जबकि यहाँ पर संख्या कितनी है? 250 है ना, दुगनी से ज्यादा है, दुगनी नहीं है। इसलिए कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, है ना। तो यह कथन असत्य। यदि ऐसा बोलते कि दुगनी से अधिक है तब होता सत्य, है ना। ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न 12, निम्न द्विदंड आलेख, इसमें 2 दंड दिए गए हैं, है ना। इसलिए कहा गया है द्विदंड आलेख, और हम इस प्रकार से अलग अलग चीजों के लिए बना सकते हैं। 2 शैक्षिक वर्षों, है ना, कौन कौन से? 2005-6 और 2006-7।
2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। द्विदंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहले देख लीजिएगा, गणित विषय में आप देख रहे हैं, है ना। ये वाला जो है ये गणित का है, यहाँ पर कलर फुल नहीं आ रहा है। इसको हम क्या करेंगे, ये जो लाल रंग है ये 2005-6 मान लेते हैं, है ना। और जो ये नीला रंग है ना, इसको मान लेते हैं 2006-7। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे कलर आना चाहिए था, यहाँ कलर नहीं। तो मान लेंगे कि लाल रंग है 2005-6 के लिए और जो नीला है ये 2006-7 के लिए। ठीक है ना। अब ये क्षैतिज रेखा पर आपको विषय दिए गए हैं, ये देखिए, और जो ऊर्ध्वाधर लाइन है इसमें दिए गए हैं एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। क्या होता है ना, इस प्रश्न का उत्तर हमें इसमें मिलेगा, इसको देख रहे हैं और इसको देख। अब सूचना क्या हो गई है कि इस द्विदंड आलेख में एक विद्यार्थी द्वारा, है ना, 2 शैक्षिक वर्षों में प्राप्त किए गए अंक के बारे में सूचना दी गई है। ठीक है ना, अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंकों के बारे में सूचना दी गई है। चलो इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने उत्तर लिख दिया है कि इस द्विदंड आलेख द्वारा एक विद्यार्थी को 2 शैक्षिक वर्षों में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों के बारे में सूचना दी गई है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न दूसरा, यानी इसी का ब, किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है ना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देखना होगा कि किस विषय में, है ना, विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2005-6 में गणित में इसे 30 अंक प्राप्त हुए थे और 6-7 में इसे प्राप्त हुए हैं 60। ठीक है ना, तो सबसे अधिक सुधार इसमें हुआ है। कितने अंक बढ़े हैं, पहले 30 थे अब 60 हो गए हैं, यानी 30 अंकों की इसमें बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, बाकी देख रहे हैं कि कुछ विषयों में, है ना, कम वृद्धि हुई है और कुछ में बिल्कुल नहीं हुई है। तो सबसे अधिक पूछा गया है कि सबसे अधिक सुधार किसमें हुआ है, तो गणित विषय में हुआ है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, गणित। ठीक है, अब चूंकि जगह कम है इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब का उत्तर लिख देते हैं, गणित। अगला क्या है, किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है। इस सवाल का उत्तर हम यहाँ पर, किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है, यानी वृद्धि हुई है, क्या हुआ, गिर गया है। तो हम देख रहे हैं यहाँ देखिए कि सब में वृद्धि, इसमें वृद्धि, लेकिन इसमें गिरावट है, क्योंकि 2005-6 में, है ना, इंग्लिश में अंक ज्यादा थे अंग्रेजी में, और 2006-7 में कम हो गए हैं। इसमें क्या हुआ है, गिरावट हुई है। इसमें हुई है गिरावट, अंग्रेजी विषय में हुई है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अंग्रेजी, है ना, क्योंकि अंग्रेजी विषय में गिरावट हुई है। अगला इसी का तब क्या है, किस विषय में प्रदर्शन में समान रहा है, यानी न तो वृद्धि हुई है न गिरावट हुई है। देखिए दोनों में बराबर कहाँ है, हम देख रहे हैं हिंदी विषय में दोनों ही वर्षों में बराबर बराबर अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए इसमें क्या हो गया, समानता है ना। यानी किस विषय में प्रदर्शन में समान रहा है, तो हिंदी में, यानी हिंदी में कोई सुधार नहीं हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा आपको प्रदर्शित करना है। इसी प्रकार प्रश्न अभी हम पहले भी कर चुके हैं, इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। भाषा आपको दी गई है हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, और इनको बोलने वाले विद्यार्थी संख्या दी गई है 40, 25, 15, 10 और इनका योग दिया है 9। ठीक है, 2 कॉलम हमें प्रश्न में दिए रहते हैं। पहला कॉलम क्या है, भाषा, ये लिख दिया हमने, चाहे विद्यार्थियों की संख्या, है ना। हिंदी में 40 है, ये हिंदी में 40 है, हमने लिखा।
अंग्रेजी में 25, मराठी में 15, तमिल में 10 और ये हो गया 90, है ना। इनका कितना हो गया? 90 हो गया। ठीक है, अब ये दो कॉलम हमें बनाना होंगे, संपूर्ण का भाग और केंद्रीय कोण। अब संपूर्ण भाग देखिए, इसका नाम ही है संपूर्ण भाग। भाग यानी कितने हैं? 40 है। संपूर्ण ने इनका योग कितना है? 90। ये संपूर्ण का भाग हो गया, है ना। तो 40/90, शून्य से शून्य काट दिया, कितना हो गया? 4/9। अब 4/9 में हम क्या करेंगे? 360 का गुणा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पाई चार्ट का मतलब होता है कि जो वृत्त होता है, वृत्त के अंदर हमें दिखाना होता है, इसे हम कहते हैं पाई चार्ट कहते हैं। और ये कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, और वृत्त का संपूर्ण अंश माप होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री, है ना। और ये उसी का हिस्सा है, संपूर्ण का भाग है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? इसमें 360 का गुणा करते हैं और इसे काट देते हैं। 9 एकम 9, इसे काटा तो 36 कटेगा 4 बार, शून्य की शून्य, गुणा किया, 40 चौके 160 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार से अंग्रेजी में विद्यार्थी कितने हैं? 25। संपूर्ण भाग क्या लिखेंगे? 25/90। ठीक है, और इसको काटेंगे 5 से, 5 से कट जाएगा, 5 बार कटता है, और 90 को काटेंगे 18 बार कटेगा, लिया 5/18। अब 5/18 में 360 का गुणा करते हैं, तो 18 से काटते हैं 360 को, 18 2 36, 20 पंजे 100 डिग्री आ गया। इसी प्रकार से मराठी का विद्यार्थी है 15 है, कितने में से? 90 में से। 15/90, इसको काटे हैं, 15 कम 15 और 15 छक्का 90, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/6 आ गया। अब 1/6 में 360 गुणा किया हमने, तो काट देते हैं, 6 से 36 को 6 बार कटेगा, शून्य आ गया, ये हो गया 60 डिग्री। आगे चलते हैं तमिल। तमिल में विद्यार्थी कितने हैं? 10, कितने में से? 90 में से। से कट गया, कितना है? 1/9। 1/9 में 360 का गुणा किया, अब 9 से 360 कट जाता है, 9 चौके 36 और शून्य, ये आ गया 40 डिग्री। क्लियर, समझ आ गया ना आपको? अब क्या करेंगे? एक ऐसा बना लेते हैं वृत्त, है ना, वर्गाकार की सहायता से अवृत्त बना ले। त्रिज्या कितनी लेनी है? इस जगह के ऊपर डिपेंड करता है, इस जगह अंदर आपको आ जाना चाहिए, उतनी त्रिज्या आप ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर केंद्र है आपका, और ये बन गया वृत्त। फिर क्या करेंगे? केंद्र से यहाँ पर एक स्केल की सहायता से ये रेखा इस प्रकार से खींच लेते हैं, ठीक है ना। फिर चांदे का जो मध्य बिंदु है यहाँ रखेंगे केंद्रीय कोण पर, और उसके नीचे जो काली लाइन है ना, ब्लैक वाली, देखिए उस बेस लाइन को इस लाइन के ऊपर रखते हैं, और यहाँ से हम गिनते हैं कितना? 160। आपके चांदे में गिनते हैं 10 20 30 करके, यहाँ 90 आएगा, तो 110 120 करके 160 आता है। उसके सामने आप लगा लेंगे ऐसा बिंदु, और बिंदु से इसको मिला देंगे स्केल की सहायता से। आपको इसके लिए मिलाना है, ये मिला दिया, ये कोण बन गया कितना का? 160 डिग्री, ठीक है ना। ये किसके लिए बना है? ठीक है, बना हुआ है, हम यहाँ पर हिंदी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से चांदे को यहाँ रखेंगे और फिर इसको गिनेंगे, तो अंग्रेजी के लिए कितना बना है? 100 डिग्री कोण बनाया हमने, ये कोण बन जाएगा 100 डिग्री का, अंग्रेजी का है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मराठी का बनाएंगे 60 डिग्री, यहाँ से बनाते हैं, ये बनता है 60 डिग्री का मराठी, यहाँ बना सकते हैं, और अब चाहे तो यहाँ से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कहीं से बना सकते हो। ये 60 डिग्री ये आ गया मराठी के लिए, और बाकी जो कोण बचा हुआ है ये ऑटोमेटिक आ जाएगा 40 डिग्री का, जो कि तमिल भाषा के लिए है। अब यहाँ पर 4 खंड हैं, चारों खंडों को आप आपके जो मोम कलर है उसके द्वारा अलग अलग रंगों से इसको आप फिलअप कर सकते हैं, ताकि आपका पाई चार्ट बहुत ही सुंदर व आकर्षक। तो उम्मीद है कि पाई चार्ट कैसे बनाते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, दी गई सारणी में किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया है। आंकड़ों को दंड आलेख में, यहाँ पर आपको एक तालिका दी गई है, सारणी दी गई है ना। वर्ष है 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, और इन वर्षों में कितना उत्पादन है वो यहाँ आपको दिया गया है। अब इसे दिखाना है दंडालेख में,
अब चूंकि यह जगह कम है इसलिए हम क्या करेंगे, पैमाना बड़ा मानते हैं, है ना। देखिए पैमाना जो जगह और आंकड़े उपलब्ध हमारे पास में है उसके अनुसार पैमाना माना जाता है, इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। ठीक है, हम देख रहे हैं जगह हमारे पास में कम है और सबसे जो बड़ा आंकड़ा हमें दिखाना है 80, है ना। तो ऐसा पैमाना मानेंगे कि जो ये ऊर्ध्वाधर लाइन हम खींचे ये इस जगह में आ जाए और सारे हमारे आंकड़े भी प्रदर्शित हो सके। अब यहाँ पर हमने पैमाना माना है कि एक खंड बराबर, तो यहाँ पर हमने सेंटीमीटर मान सकते हैं लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं है, हमने खंड मान लिया है। एक खंड बराबर कितना हो गया, 30 लाख टन। कितना लाख टन। अब होता क्या है कि जो हम पैमाना मानते हैं इसको यह लिखेंगे 30, 60, इसके गुणज के रूप में लिखते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि 45 लिखा, 48 लिखा, 60 लिखा, 62 लिखा और 80 लिख दिया और ये बना दिया, नहीं, वो सही तरीका नहीं है। पहले हम मानते हैं पैमाना, और पैमाना मानने के लिए ये जगह देखनी पड़ती है कि हमारे पास में कितनी जगह है। यदि पूरा पेज अभी कॉपी में है तो इसको आप पैमाना 10 भी मान सकते हैं, तो बड़ा बनेगा, है ना, और बिल्कुल बहुत ही अच्छा बनेगा। ठीक है ना, 20 भी मान सकते हैं। ये जो पैमाना है ये निश्चित नहीं होता है। ठीक है, चलो हो गया। अब 2001 में कितना उत्पादन है, 45 लाख टन। अब यहाँ हम देखते हैं 45 कहाँ पर आएगा, देखिए 30 और 60 इसके बीच में आता है ये 45। ठीक है, तो हमने क्या किया, 45 सामने यहाँ एक बिंदु लगाया और इसकी चौड़ाई ध्यान रखिएगा, ये जो डंडे बार हैं सभी डंडे बार की चौड़ाई एक समान होना चाहिए और इनके बीच में जो जगह छोड़े वो भी बराबर हो, है ना। इस बात का आप ध्यान रखें। दंड आलेख और आय चित्र में अंतर है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अब 2001 में ये आया और इसको हमने चौड़ाई मान लिया ये, और इस प्रकार से मिला करके यहाँ पर हमने ये खींच दिया है ना, तो मिलाया और इसके लिए हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं को मिला देंगे से। अब इसके लिए उपयोग करेंगे और इसे मिला देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ लिखा हमने वर्ष 2001। इसी प्रकार से 2002 में कितना है, ये 48 है, तो 45 से थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, 48 ऊपर जाएगा, ये हमने बना दिया है। 2003 में 60 है, अब देखिए 60 यहाँ पर है ना, ये हमने बिल्कुल यहाँ इस में बनाया हुआ है और ये लाइन खींच दी है, ये बन गया आपका दंड आलेख। 2004 में 62 है, तो 60 से थोड़ा अधिक हो जाएगा, 62 ये आ गया है। और 2005 में 80 है, ये 90 से थोड़ा कम होगा, है ना। तो यहाँ बीच में आता है 75 और इसको 75 से थोड़ा सा ऊपर दिखा देंगे तो 80 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दंड आलेख की रचना कर सकते हैं, बहुत आसान है। अगला प्रश्न है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाली आइसक्रीमों की महक यानी स्वाद दिए गए हैं, इन आंकड़ों को पाई चार्ट के रूप में निरूपित करना है। ठीक है, अभी हमने दो प्रश्न पाई चार्ट के कर दिए हमने, है ना, अलग अलग प्रकार से। दशमलव वाले भी, केंद्रीय कोण आते हैं वो भी हमने हल किया है, जो सामान्यतः आते हैं वो किया है। यहाँ पर दिया है विद्यार्थियों का प्रतिशत। अब प्रतिशत के आधार पर हम पाई चार्ट कैसे बनाएं, ये सीखना है। ठीक है ना, ये जो दिया है दो कॉलम, ये दो कॉलम नीचे ऐसे उतार दिए। ठीक है, देखिए चॉकलेट 50%, हमने लिखा चॉकलेट 50%, वेनिला 25%, ये लिखा वेनिला 25%, और अन्य प्रकार है। अब यहाँ पर हमें योग लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, यहाँ दिया है संख्या दी होती तो हम योग लगाते। क्लियर, चलिए अब यहाँ है संपूर्ण का भाग, तो यह 50% मतलब 100 में से 50 है, ये लिखा 50/50। प्रतिशत का मतलब होता है 50/100। अब इसको हमने काट दिया, 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है ना, अब 1/2 में हम क्या करेंगे, 1/2 में हम क्या करेंगे, 1/2 में हम 360 का गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, तो करेंगे क्योंकि इसे हमें दिखाना है वृत्त के अंदर, और वृत्त का संपूर्ण अंशमाप होता है 360 डिग्री। गुणा कर दिया, अब कट रहा है, काट देंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 8 16, किया गया 180 अंश। अब इसी प्रकार से 25% यानी 25/100, इसको काटते हैं, 25 से कम 25 और 25
ये हो जाएगा 1/4। अब 1/4 में हम 360 का गुणा करते हैं, है ना। 4 से कट जाएगा, 4 9 30, आ गया 90, 90 अंश। आगे चलते हैं, अन्य प्रकार का है 25%, इसको हमने काट दिया। 25 से कम 25, 25 100, 1/4। अब 1/4 में हम 360 गुणा करते हैं, 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 9 36, आ गया 90 डिग्री। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एक वृत्त बनाते हैं और वृत्त का जो एक केंद्र है, केंद्र से परिधि तक की लाइन खींच लेते हैं इस प्रकार से, द्वारा, हाथ से नहीं, इस तरह से। और यहाँ पर चांदा रखेंगे और गिनेंगे 180 डिग्री, यहाँ जाता है। ठीक, अब इसको हमने मिला दिया, ये कोण बन गया आपका 180 डिग्री। कितने का, 180 डिग्री बना है। किसके लिए, ये चॉकलेट के लिए बना हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चॉकलेट। ये हमने चॉकलेट लिख दिया। अब इसके बाद में चांदा यहाँ रखेंगे और यहाँ से गिनेंगे 90 डिग्री। ये कोण आपको बन गया 90 डिग्री का, है ना। ये 90 डिग्री कोण बना है। ये किसके लिए बना हुआ है, वनीला के लिए, तो यहाँ पर हम ले देंगे वनीला। ठीक है। अब तीसरा कोण बनाने की हमें आवश्यकता नहीं है, ये 90 डिग्री 90 डिग्री बन जाएगा, ये अन्य प्रकार के हो जाएगा। ठीक है जाएगा। आप चाहें तो तीनों खंडों में आप अलग अलग प्रकार के रंग कर सकते हैं, है ना, मोम कलर। दोस्तों, तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक हुआ होगा और जो हमने कंसेप्ट बताए हैं, वे सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं समझ आए हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि और अधिक अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और कक्षा 8 के सभी विषयों के एडीएड अभ्यास पुस्तिकाओं के हल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे प्ले लिस्ट दी गई है, उसके अंतर्गत आपको आपकी जो कक्षा का गणित है, तो हम कहते हैं टेक्स्ट बुक, है ना, टेक्स्ट बुक के प्रत्येक प्रश्न का हल भी वहां पर दिया हुआ है, चैप्टर वाइज दिया गया है। अभी परीक्षा होने वाली है, तो उस परीक्षा में आपको किस प्रश्न का उत्तर चाहिए, वे सारे प्रश्न उत्तर आपको वहां पर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।